हेलो और जय श्री राम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है डायूरेटिक्स। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। डायूरेटिक्स आर ड्रग दैट इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट स्पेशली सोडियम फ्रॉम द बॉडी थ्रू यूरिन। दे आर मेनली यूज टू मैनेज हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर, एडिमा एंड रीनल डिसऑर्डर। यानी कि डायूरेटिक्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा पानी और सोडियम को यूरिन के थ्रू बाहर निकालते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें डायूरेटिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो जब हमारी बॉडी के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा फ्लूइड जमा हो जाता है, जैसे कि हार्ट फेलियर, किडनी डिजीज़, या फिर जब हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो यानी कि हाइपर टेंशन की कंडीशन हो, तब हमें डॉक्टर डायूरेटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं। इसका काम होता है बॉडी से एक्सेसिव फ्लूइड और सोडियम को एलिमिनेट करना, जिससे ब्लड वॉल्यूम कम होता है और हमारा प्रेशर भी कंट्रोल में आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डायूरेटिक्स बेस्ड ऑन एफिकेसी, यानी कि एफिकेसी के बेस पर हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि एफिकेसी का मतलब क्या होता है। एफिकेसी का मतलब होता है कि ये ड्रग्स हमारी बॉडी से फ्लूइड को निकालने के प्रोसेस में कितना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट शो कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आते हैं हाई एफिकेसी वाले ड्रग, फिर आते हैं मॉडरेट वाले, फिर आते हैं लो, फिर वेरी लो, और लास्ट में आते हैं वेरिएबल एफिकेसी वाले। हाई एफिकेसी में लूप डायूरेटिक्स आते हैं, इसका एग्जांपल होता है फ्रूसेमाइड, टोर्सेमाइड और ब्यूटेनाइड। मॉडरेट एफिकेसी के अंदर आते हैं थियाजाइड डायूरेटिक्स, जिसका एग्जांपल होता है हाइड्रोक्लोरथियाजाइड और क्लोराथालिडोन। नेक्स्ट आता है लो एफिकेसी के अंदर आते हैं पोटेशियम स्पारिंग डायूरेटिक्स, इसका एग्जांपल होते हैं स्पाइरोनोलेक्टोन, एमिलोराइड और ट्राइमेटेरन। नेक्स्ट आता है वेरी लो एफिकेसी कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, जिसके एग्जांपल होते हैं एसिटाजोलामाइड। और वेरिएबल एफिकेसी के अंदर आते हैं ओस्मोटिक डायूरेटिक्स, जिसका एग्जांपल होता है मैनिटोल। इन सब के बारे में हम आगे भी इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है हमारा साइट ऑफ एक्शन के बेसिस पे, यानी कि जो ये डायूरेटिक्स होते हैं वो हमारे नेफ्रॉन के किस किस पार्ट पे जाके एक्ट कर रहे हैं। इनमें सबसे पहला आता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। ये एक्ट करता है हमारी पीसीटी के ऊपर, और उसका एग्जांपल क्या होता है एसिटाजोलामाइड। नेक्स्ट आते हैं हमारे ओस्मोटिक डायूरेटिक्स। अब जो ओस्मोटिक डायूरेटिक्स होते हैं वैसे तो हमारे पूरे नेफ्रॉन में एक्ट करते हैं, लेकिन मेनली कहाँ एक्ट करते हैं हमारी पीसीटी और हेनलेज लूप की डिसेंडिंग लिम्ब के ऊपर, यानी कि इस पीसीटी पर और हेनलेज लूप की डिसेंडिंग लिम्ब पर। इसका एग्जांपल है मैनिटोल। नेक्स्ट बात करते हैं हम, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है लूप डायूरेटिक्स। लूप डायूरेटिक्स एक्ट करते हैं हमारे हेनलेज लूप की थिक असेंडिंग लिम्ब पर, इस वाली लिम्ब के ऊपर। इसका एग्जांपल होते हैं फ्रूसेमाइड, टोर्सेमाइड और ब्यूमेटानाइड। नेक्स्ट आते हैं थायजाइड डायूरेटिक्स। थायजाइड डायूरेटिक्स एक्ट करते हैं हमारे डीसीटी के ऊपर, उसके एग्जांपल होते हैं हाइड्रोक्लोरथायजाइड और क्लोराथालिडोन। नेक्स्ट आता है पोटेशियम स्पारिंग डायूरेटिक्स। ये एक्ट करते हैं हमारी कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर, यानी कि इस वाली कलेक्टिंग डक्ट पर। इसके एग्जांपल होते हैं स्पाइरोनोलेक्टोन, एमिलोराइड और ट्राइमेटेरन। अब हम बात करते हैं डायूरेटिक्स की सबसे फर्स्ट कैटेगरी, यानी कि लूप डायूरेटिक्स। Loop diuretic are powerful diuretic that act on the thick ascending limb of loop of Henle in the nephron. They inhibit sodium and chloride reabsorption leading to massive water loss. यानी कि लूप डायूरेटिक्स ऐसे पावरफुल डायूरेटिक होते हैं जो एक्ट कहाँ करते हैं लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग लिम्ब के ऊपर, और इनहिबिट करते हैं सोडियम और क्लोराइड के रीएब्जॉर्प्शन को, जिसकी वजह से मैसिव वाटर लॉस होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब ये लूप डायूरेटिक्स ब्लॉक करते हैं सोडियम पोटेशियम क्लोरीन को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन पंप को। अब ये प्रोटीन पंप क्या करता है को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन पंप? को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन पंप एक ऐसा प्रोटीन पंप होता है जो मल्टीपल आयंस को एक साथ सेम डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट कर सकता है अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। सो ये लूप डायूरेटिक्स इस प्रोटीन पंप को इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से सोडियम और क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता या फिर इनहिबिट होता है, जिसकी वजह से वाटर रिमेंस रह जाता है ट्यूब्यूल्स के अंदर, और इसकी वजह से डायूरेसिस होता है, यानी कि यूरिन आउटपुट का इंक्रीज होना। इसी के साथ साथ ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के रीअब्जॉर्प्शन को भी डिक्रीज करता है और रेनिन प्रोस्टाग्लैंडिन को रिलीज करवाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ लूप डायूरेटिक्स। इसमें सबसे पहला डायूरेटिक आता है फ्रूसेमाइड, देन टोर्सेमाइड और ब्यूमेटानाइड। जो फ्रूसेमाइड होता है वो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड होता है, इसका ऑनसेट रैपिड होता है। टोर्सेमाइड जो होता है उसका ड्यूरेशन यानी कि टाइमिंग लॉन्गर रहती है फ्रूसेमाइड से, यानी टी से टोर्सेमाइड और टी से टाइम, यानी कि ज़्यादा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है। देन नेक्स्ट आता है ब्यूमेटानाइड। ये ज़्यादा पोटेंट होता है फ्रूसेमाइड से, यानी कि पोटेंट का मतलब होता है कम डोज में भी ज़्यादा इफेक्ट शो करना। तो जब हम कहते हैं कि ब्यूमेटानाइड इज़ मोर पोटेंट देन फ्रूसेमाइड, तो इसका मतलब होता है कि ब्यूमेटानाइड की छोटी सी डोज भी फ्रूसेमाइड के बराबर या फिर उससे ज़्यादा इफेक्ट शो करती है। इसके बाद हम बात करते हैं लूप डायूरेटिक्स के थेरेपेटिक यूजेस के बारे में। सबसे पहला यूज़ होता है इसका अक्यूट पल्मोनरी एडिमा में, फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, देन हाइपरटेंशन में, हाइपरकैल्सीमिया में, रीनल फेलियर में और सिरोसिस के अंदर। अक्यूट पल्मोनरी एडिमा में क्या होता है, जब हमारे लंग्स के अंदर
फ्लूइड जमा हो जाता है तो लूप डायूरेटिक्स की हेल्प से हम रैपिड फ्लूइड रिमूवल करते हैं। कंजस्टिव हार्ट फेलियर में क्या होता है, जो लूप डायूरेटिक्स हैं वो हेल्प करते हैं हमारे बॉडी का एक्स्ट्रा वॉल्यूम को रिड्यूस करने के लिए। फिर आता है हाइपरटेंशन की कंडीशन विद रीनल इम्पेयरमेंट, यानी कि जब हमारी किडनी का जीएफआर लो हो जाता है तो ये डायूरेटिक्स बीपी कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन आती है हाइपर कैल्सीमिया की, यानी कि जब हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाए तो ये डायूरेटिक्स हेल्प करते हैं कैल्शियम का लॉस करवाने में। नेक्स्ट आता है रीनल फेलियर की कंडीशन। इसमें किडनी फेलियर के केसेस के अंदर जो है लूप डायूरेटिक्स यूरिन आउटपुट को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन आती है सिरोसिस की, तो जब हमारे लिवर सिरोसिस की कंडीशन होती है उस वजह से फ्लूइड रिटेंशन होता है तो ये डायूरेटिक्स हेल्प करते हैं फ्लूइड को रिमूव करने में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। अब जो ये लूप डायरेटिक्स है हमारी बॉडी के अंदर कर क्या रहते हैं, हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट्स का रिमूव कर रहे थे, लेकिन ये ज़रूरत से ज़्यादा वाटर और ज़रूरत से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट को रिमूव कर देते हैं या एक्सक्रीट आउट कर देते हैं हमारी बॉडी से, तो उसकी वजह से हमारे साइड इफेक्ट शो होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहला साइड इफेक्ट क्या होता है, पोटेशियम के लेवल का लो होना, जिसको क्या बोलते हैं हाइपोकैलेमिया। देन आता है हाइपोनेट्रीमिया, यानी कि सोडियम के लेवल का लो होना। देन आता है हाइपोकैल्सीमिया और हाइपोमैग्नीसीमिया। फिर आता है डिहाइड्रेशन, ज़रूरत से ज़्यादा पानी का लॉस होने की वजह से क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, डिजीनेस और हाइपोटेंशन की कंडीशन भी डेवलप हो सकती है। इसके बाद आती है ओटोटॉक्सिसिटी। ओटोटॉक्सिसिटी का मतलब क्या होता है, सुनने में दिक्कत होना, खास करके जो इथाक्राइनिक एसिड की कंडीशन होती है, फिर इसकी हाई डोजेस के कारण होती है। नेक्स्ट कंडीशन आती है हाइपर यूरिसीमिया, यानी कि यूरिक एसिड बढ़ सकता है जिससे कि गाउट डिजीज़ होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट कंडीशन आती है हाइपर ग्लाइसीमिया, यानी कि रेयर केसेस के अंदर शुगर लेवल भी बढ़ सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट और जो वाटर लॉस हो रहा था उसके लेवल को मॉनिटर करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स को मॉनिटर करेंगे, ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करेंगे, इनटेक आउटपुट चार्ट को मेंटेन करेंगे और डेली वेट को चेक करेंगे। एजुकेट पेशेंट टू टेक ड्रग इन द मॉर्निंग टू अवॉइड नोक्चूरिया। अब ये डायूरेटिक्स क्या कर रहे थे, हमारी बॉडी से जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको बाहर कर रहे थे या फिर एक्सक्रीट आउट कर रहे थे। अब एक्सक्रीशन की प्रोसेस अगर रात में होगी तो पेशेंट को काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हम ड्रग को मॉर्निंग में लेने के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट आता है ईट पोटेशियम रिच फूड। क्यों, क्योंकि पेशेंट के अंदर जो है हाइपोकैलेमिया की कंडीशन डेवलप हो रही थी, इसकी वजह से हम पेशेंट को पोटेशियम रिच फूड जैसे कि बनाना ऑरेंज खाने की सलाह देते हैं। नेक्स्ट आता है डिहाइड्रेशन और हियरिंग चेंजेस के साइंस को वॉच करना। नेक्स्ट कैटेगरी आती है थायजाइड डायूरेटिक्स की। डेफिनेशन है, थायजाइड डायूरेटिक्स आर मॉडरेट एफिकेसी डायूरेटिक्स दैट एक्ट ऑन डीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन। दे आर प्राइमरली यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन, एडियम एंड कैल्शियम रिलेटेड किडनी स्टोन्स। यानी कि थायजाइड डायूरेटिक एक मॉडरेट एफिकेसी डायूरेटिक होते हैं जो नेफ्रॉन के डीसीटी वाले पार्ट पे जाके एक्ट करते हैं। ये मेनली कहाँ यूज होते हैं, हाइपरटेंशन, एडिमा और कैल्शियम रिलेटेड किडनी स्टोन के ट्रीटमेंट के अंदर। साइट ऑफ एक्शन की बात करते हैं। साइट ऑफ एक्शन होती है इसकी डीसीटी, यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इनिबिट करते हैं ये सोडियम क्लोरीन सिम्पोर्टर या फिर को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन पंप को। इसकी वजह से रिजल्ट क्या होता है, जो सोडियम और क्लोराइड है उसका रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। और ये क्या करता है, माइल्ड टू मॉडरेट डायूरेसिस करता है, जिसकी वजह से यूरिन का आउटपुट बढ़ता है, लेकिन लूप डायूरेटिक्स से कम बढ़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम टाइप ऑफ थायजाइड एंड थायजाइड लाइक डायूरेटिक्स की। इसमें सबसे पहला आता है थायजाइड, जिसके एग्जाम्पल होते हैं हाइड्रोक्लोरथायजाइड और पेंड्रोफ्लूमेथियाजाइड। दूसरा आता है थायजाइड लाइक, जिसके एग्जाम्पल होते हैं क्लोरथालिडोन और इंडापेमाइड। बात करते हैं कि थायजाइड लाइक डायूरेटिक्स को हम इसके अंदर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर तो अलग अलग हो सकता है लेकिन इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और जो काम है वो सेम होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेंड्रोफ्लूमेथियाजाइड को कैसे याद कर सकते हैं। मान लीजिए बंदर है, इसके फ्लू हो गया और ये फ्लू के अंदर क्या ले रहा है, थायजाइड ले रहा है, तो इसका क्या हुआ, बेंड्रोफ्लूमेथियाजाइड, यानी कि बंदर फ्लू में थियाजाइड ले रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। बिल्कुल सरल सिंपल शब्दों में समझते हैं। थायजाइड किसको ब्लॉक करता है, सोडियम क्लोरीन को ट्रांसपोर्टर इन डीसीटी, यानी कि इस वाली प्रोटीन पंप को, जिसकी वजह से क्या होता है, सोडियम और क्लोराइड का जो रीएब्जॉर्प्शन है वो इनहिबिट होता है और वाटर स्टे करता है ट्यूब्यूल्स के अंदर साल्ट के साथ, जिसकी वजह से यूरिन का आउटपुट इंक्रीज होता है। इसके साथ साथ ये क्या करता है, कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन इन डीसीटी, यानी कि कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाता है डीसीटी के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे कैल्शियम रिलेटेड जो किडनी स्टोन होते हैं वो प्रिवेंट होते हैं। थायजाइड एनहांस कैल्शियम रिटेंशन, यानी जो थायजाइड्स होते हैं वो कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन कराते हैं डीसीटी में, जिसकी वजह से जो कैल्शियम होता है वो ब्लड में जाने लग जाता है और जो हमारी किडनी होती है उसके अंदर कैल्शियम का अमाउंट कम होता जाता है और हमारा जो किडनी स्टोन है वो इससे प्रिवेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके थेरेपेटिक यूजेस की। ये यूज़ आते हैं हाइपरटेंशन में, एडिमा में, नेफ्रोलिथियासिस यानी किडनी स्टोन्स के अंदर, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस में और ओस्टियोपोरोसिस में। क्यों, क्योंकि ये कैल्शियम का रिटेंशन इंक्रीज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके
साइड इफेक्ट की, तो साइड इफेक्ट इसके ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे, वही हाइपोकैलेमिया, हाइपोनेट्रीमिया, साथ साथ एक इंपॉर्टेंट क्या होगा इसका, हाइपर कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन डीसीटी के अंदर ही इंक्रीज कर रहे हैं। नेक्स्ट आएगा हाइपर यूरिसीमिया। हाइपर यूरिसीमिया में क्या होगा, ये यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से जो यूरिक एसिड है वो हमारे ब्लड के अंदर बढ़ने लग जाता है और गाउट जैसी कंडीशन भी डेवलप हो जाती है। ध्यान रखना है यूरिक एसिड जो बढ़ा हुआ है वो ब्लड के अंदर है। नेक्स्ट आता है हाइपर ग्लाइसीमिया, यानी कि में रिड्यूस इंसुलिन सिक्रेशन, ये इंसुलिन के सिक्रेशन को भी रिड्यूस कर सकता है, और इसका सबसे यूनिक साइड इफेक्ट होता है फोटोसेंसिटिविटी। नेक्स्ट आते हैं इसकी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। इनमें सबसे पहले आता है मॉनिटर करना होता है इलेक्ट्रोलाइट्स के लेवल को, ब्लड प्रेशर के लेवल को, ब्लड शुगर के लेवल को और यूरिक एसिड के लेवल को। पेशेंट्स को टीच करना होता है मेडिसिन को मॉर्निंग में लेने के लिए, पोटेशियम रिच फूड खाने के लिए और एक्सेसिव सनलाइट को अवॉइड करने के लिए, और मसल क्रैम्प, फटीग या फिर डिजीनेस के साइन को रिपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारे सामने पोटेशियम स्पायरिंग डायूरेटिक्स। डेफिनेशन पढ़ते हैं। पोटेशियम स्पायरिंग डायूरेटिक्स आर माइल्ड डायूरेटिक्स दैट प्रमोट सोडियम एंड वाटर एक्सक्रीशन विदाउट लूजिंग पोटेशियम, यानी ये ऐसे डायूरेटिक्स होते हैं, ऐसे माइल्ड डायूरेटिक्स होते हैं जो हमारी बॉडी से सोडियम और पानी को निकालते हैं या फिर एक्सक्रीट आउट करते हैं, लेकिन जो पोटेशियम होता है उसको एक्सक्रीट आउट नहीं होने देते। दे एक्ट ऑन द कलेक्टिंग डक्ट्स एंड लेट डिस्टल ट्यूब्यूल इन द नेफ्रॉन, यानी कि कलेक्टिंग डक्ट पर काम करते हैं और डिस्टल ट्यूब्यूल्स के जो आगे वाला पार्ट होता है उस पर जाके एक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके साइट ऑफ एक्शन की, तो कहाँ काम कर रहे थे, कलेक्टिंग डक्ट पर और डीसीटी के लास्ट वाले पार्ट पे। सोडियम रीएब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करते हैं और पोटेशियम को रिटेन करते हैं। स्पायरिंग का मतलब होता है रिटेन करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहला आता है एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट का मतलब होता है ऐसे डायूरेटिक्स जो कि जो एल्डोस्टेरोन होता है उसके एक्शन को ब्लॉक करते हैं। अब एल्डोस्टेरोन क्या काम करता है, ये हमारी बॉडी के अंदर सोडियम और जो वाटर है उसका रिटेंशन करवाता है, तो इसको ब्लॉक करने के बाद जो सोडियम और वाटर है उसका रिटेंशन नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल है इसके स्पायरोनोलेक्टोन और एप्लेरेनॉन। जो स्पायरोनोलेक्टोन होता है वो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है, लेकिन ये क्या करता है, गायनेकोमेस्टिया कोज कर सकता है। जो एप्लेरेनॉन होता है वो ज़्यादा सेलेक्टिव होता है और इसके साइड इफेक्ट भी कम होते हैं। अब स्पायरोनोलेक्टोन को याद करने का क्या तरीका होता है, मान लीजिए कि स्पैरो है और ये क्या करती है, पोटेशियम को तो खाती है लेकिन सोडियम को एक्सक्रीट आउट करती है। तो ये क्या कर रही है, पोटेशियम को तो रिटेन कर रही है और सोडियम को एक्सक्रीट आउट कर रही है, तो इसका नाम क्या हुआ, स्पायरोनोलेक्टोन। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर, जो क्या करते हैं डायरेक्टली जो सोडियम चैनल्स होते हैं उनको ब्लॉक करते हैं। इसके एग्जांपल एक तो एमिलोराइड और एक ट्राइमेटेरेन। एमिलोराइड जो होती है वो हार्ट फेलियर के अंदर और हाइपरटेंशन की कंडीशन के अंदर काम में आते हैं, और जो ट्राइमेटेरेन होता है वो भी सेम कंडीशन के अंदर काम में आता है। अब इस ट्राइमेटेरेन को याद करने का तरीका होता है, मान लीजिए लड़का, इसका नाम है ट्राइम और ये ट्रेन के अंदर बैठा है जो कि पोटेशियम से भरी हुई है, तो इसका पूरा नाम क्या हुआ, ट्राइमेटेरेन। नेक्स्ट आता है इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो स्पायरोनोलेक्टोन क्या करती है, एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। अभी एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा था, हमारी बॉडी के अंदर सोडियम और वाटर का रिटेंशन करवा रहा था। अब जब यही ब्लॉक हो जाएगा तो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, इसके साथ साथ ही क्या होगा, पोटेशियम के एक्सक्रीशन को इनिबिट कर रही थी, यानी कि कम कर रही थी, जिससे पोटेशियम जो है रिटेन हो रहा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमिलोराइड क्या करती है, ये सोडियम चैनल को डायरेक्टली ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से सोडियम जो है ट्यूब्यूल्स के अंदर रहता है और वाटर के साथ बाहर निकल जाता है, जबकि पोटेशियम का कोई लॉस नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके थेरेपेटिक यूजेस की। सबसे पहले इसका यूज़ होता है हाइपरटेंशन में, दिन कंजस्टिव हार्ट फेलियर में, दिन आता है हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म की कंडीशन के अंदर जो स्पायरोनोलेक्टोन होती है वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है, क्योंकि जो स्पायरोनोलेक्टोन होती है वो एल्डोस्टेरोन के इफेक्ट को कम करती है फिर रिड्यूस करती है। नेक्स्ट कंडीशन आती है हाइपोकैलेमिया की कंडीशन के अंदर, यानी कि जब हमारी बॉडी के अंदर पोटेशियम कम हो जाता है तो हम क्या करते हैं, लूप डायूरेटिक्स और थायजाइड डायूरेटिक्स के साथ क्या देते हैं हम, पोटेशियम स्पायरिंग डायूरेटिक्स। नेक्स्ट इसका यूज़ होता है पीसीओएस के अंदर। पीसीओएस का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम। अब इसके अंदर क्या दिक्कत होती है, पीसीओएस के अंदर जो बॉडी होती है वो एंड्रोजन हार्मोन जैसे कि टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा बनाने लगती है। अब जो स्पायरोनोलेक्टोन होता है इसका इफेक्ट होता है एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट होता है, इसलिए हम इसको पीसीओएस के अंदर यूज़ ले सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन आती है असाइटिस इन लिवर डिजीज़, यानी लिवर डिजीज़ के अंदर भी हम इसको काम में ले सकते हैं। साइड इफेक्ट में सबसे पहले था हाइपर कैलेमिया, क्योंकि पोटेशियम का रिटेंशन करा रहे हैं, इस वजह से हाइपर कैलेमिया भी हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं गायनेकोमेस्टिया स्पायरोनोलेक्टोन की कंडीशन के अंदर, क्योंकि एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट शो करता है। फिर आता है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ भी शो कर सकता है, क्योंकि इसके हार्मोनल इफेक्ट होते हैं स्पायरोनोलेक्टोन के। नोजिया वोमिटिंग भी हो सकती है। नेक्स्ट में बात करते हैं इसकी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। सीरम पोटेशियम लेवल को मॉनिटर करना पड़ेगा, रीनल फंक्शन टेस्ट करवाने पड़ेगी और ब्लड प्रेशर और वेट को रेगुलर मॉनिटर करना पड़ेगा। पेशेंट को टीच करना पड़ेगा पोटेशियम रिच फूड को अवॉइड करने के लिए और सोल्ट सब्सटीट्यूट जिनके अंदर पोटेशियम हो उनको अवॉइड करने के लिए, और जो भी मसल वीकनेस और रेगुलर हार्ट बीट के जो भी सिम्टम्स होते हैं उनको रिपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट कैटेगरी आती है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर की। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर आर माइल्ड डायूरेटिक दैट एक्ट मेनली ऑन द पीसीटी।
बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। यानी कि ये ऐसे माइल्ड डायूरेटिक होते हैं जो एक्ट करते हैं पीसीटी पर और इनहिबिट करते हैं एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज को। अभी कार्बोनिक एनहाइड्रेज को इनहिबिट करने से क्या होगा, जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है उसका रीएब्जॉर्प्शन रिड्यूस होता है, जिसकी वजह से डायूरेसिस या फिर यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादा होने लगता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके साइट ऑफ एक्शन की। तो साइट ऑफ एक्शन है इसका पीसीटी। ये क्या कर रहा था, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को इनहिबिट कर रहा था, सोडियम और बाइकार्बोनेट के रीएब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर रहा था, जिसकी वजह से सोडियम और बाइकार्बोनेट और जो पानी था वो एक्सक्रीशन यानी कि यूरिन के अंदर ज़्यादा आने लग जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। नॉर्मली कार्बोनिक एनहाइड्रेज हेल्प रीएब्जॉर्ब बाइकार्बोनेट इन द पीसीटी। यानी नॉर्मली कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम था वो काम क्या कर रहा था, जो हमारा बाइकार्बोनेट आयन होता है उसको रीएब्जॉर्ब करा रहा था पीसीटी के अंदर। लेकिन जब यही इनहिबिट हो जाएगा तो जो बाइकार्बोनेट और जो सोडियम आयंस होते हैं वो ट्यूब्यूल्स के अंदर ही पड़े रहते हैं और अपने साथ साथ वाटर को भी पुल कर लेते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, डायूरेसिस होता है, जो यूरिन होता है वो एल्कलाइन होने लग जाता है, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। क्यों? क्योंकि बाइकार्बोनेट आयंस का लॉस होने लग जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके थेरेपेटिक यूजेस की। सबसे पहला इसका थेरेपेटिक यूज़ होता है ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट इसके जितने भी मेजर थेरेपेटिक यूजेज होते हैं उनमें ये किसको ट्रीट करता है, एल्केलोसिस की कंडीशन को। क्यों? क्योंकि ये बाइकार्बोनेट आयन का लॉस कर रहा है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस को कोज कर रहा है। तो उसका सेकंड थेरेपेटिक यूज़ होता है अक्यूट माउंटेन सिकनेस के अंदर, यानी कि हाई एल्टीट्यूड पे होने वाली रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस को भी ये ट्रीट करता है। नेक्स्ट आता है इडिमा विद एल्केलोसिस। इसके अंदर भी क्या कर रहा है, जब बॉडी के अंदर फ्लूइड रिटेंशन के साथ में एल्केलोसिस हो वहाँ भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट कंडीशन आती है इसकी एपिलेप्सी के अंदर। एपिलेप्सी के अंदर क्या करता है, जो सीएनएच का जो पीएच होता है उसको अल्टर करता है, यानी कि ये थोड़ा सा एंटी सीजर इफेक्ट भी शो करता है। लास्ट आता है इसका मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की कंडीशन के अंदर, ये जो है पीएच को रीस्टोर करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। सबसे पहली ड्रग आती है इसमें एसिटाजोलामाइड, जो सबसे कॉमनली यूज़ होती है एल्टीट्यूड सिकनेस और ग्लूकोमा की कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट ड्रग आती है मेथाजोलामाइड, जो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है एसिटाजोलामाइड की और इसकी ओरल फॉर्म होती है। अब बात करते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट की। तो सबसे पहला से एडवर्स इफेक्ट आता है इसका मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्योंकि ये बाइकार्बोनेट आयन का लॉस कर रही थी। हाइपोकैलेमिया भी हो सकता है पोटेशियम आयन के लॉस के कारण। ड्राउजीनेस और फटीग भी हो सकती है, जो इसका कॉमनली सीएनएस साइड इफेक्ट होता है। किडनी स्टोन्स भी हो सकते हैं, क्योंकि जो यूरिन का नेचर था वो हाईली एल्कलाइन हो जाता है, जिसकी वजह से कैल्शियम और फॉस्फेट आयन इसके अंदर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। एलर्जिक रिएक्शन भी शो कर सकती हैं, क्योंकि जो एसिटाजोलामाइड होती है वो सल्फा बेस्ड ड्रग हो सकते हैं और इसकी वजह से रेशेज और स्वेलिंग भी हो सकती है। लास्ट कैटेगरी आती है हमारी ओस्मोटिक डायूरेटिक्स की। ओस्मोटिक डायूरेटिक्स आर सब्सटेंस दैट इंक्रीज द ओस्मोलरिटी ऑफ ट्यूबुलर फ्लूइड, पुलिंग वाटर इनटू द नेफ्रॉन एंड प्रोमोटिंग इंक्रीज्ड यूरिन आउटपुट विदाउट एनी मेजर इलेक्ट्रोलाइट लॉस। यानी कि जो ओस्मोटिक डायूरेटिक्स होते हैं वो ऐसे एजेंट होते हैं जो हमारे ब्लड और नेफ्रॉन के अंदर ओस्मोलरिटी को इंक्रीज़ करते हैं। इसकी वजह से जो ओस्मोलरिटी होती है वो बढ़ती है और जो पानी होता है वो नेफ्रॉन के अंदर इंक्रीज़ होने लगता है या फिर बढ़ता है, जिससे यूरिन आउटपुट भी हमारा बढ़ने लगता है। और इसका सबसे मेन फीचर क्या है, ये किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का लॉस नहीं होने देता। इसका एग्जाम्पल क्या है, मैनिटोल, सबसे कॉमन यूज ओस्मोटिक डायूरेटिक है ये। इसके बाद आता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब जो है मैनिटोल होती है वो ग्लोमेरुल से फिल्टर तो हो जाती है, लेकिन ये रीएब्जॉर्ब नहीं होती। इस वजह से क्या होता है, ये नेफ्रॉन के अंदर ही पड़ी रहती है, जिससे ये ओस्मोटिक ग्रेडियंट या फिर ओस्मोटिक प्रेशर को क्रिएट करती है। ओस्मोटिक प्रेशर के इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, जो वाटर होता है वो ट्यूब्यूल्स के अंदर खींचा चला जाता है और यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाता है, यानी कि डायूरेसिस की कंडीशन आ जाती है। कहाँ कहाँ एक्ट करता है, इस मेनली पीसीटी पर और लूप ऑफ हेनली की जो डिसेंडिंग वाला पार्ट होता है वहाँ एक्ट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके थेरेपेटिक यूजेस की। तो इसका थेरेपेटिक यूज होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेरिब्रल एडिमा के अंदर और ग्लूकोमा के अंदर। इसके अलावा अक्यूट रिनल फेलियर में और ड्रग टॉक्सिसिटी केसेस में भी ये यूज़ कर सकते हैं इसको। साइड इफेक्ट में सबसे पहला साइड इफेक्ट ये शो करता है डिहाइड्रेशन का, क्योंकि ये वाटर का लॉस कर रहा है। इसके अलावा हाइपरनेट्रीमिया भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये केवल और केवल वाटर का लॉस कर रहा है, इसकी वजह से किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का लॉस नहीं होता। तो हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है, सोडियम का लेवल इंक्रीज होने लगता है और हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है। हेडेक और नोज़े भी हो सकता है। कॉन्ट्रा इंडिकेट होता है ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और पल्मोनरी इडिमा की कंडीशन के अंदर। क्यों? क्योंकि जो मैनिटोल होता है वो हमारे ब्लड के अंदर जाते ही हमारी ओस्मोलरिटी को इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से जो फ्लूइड होता है वो हमारे टिश्यूज़ से हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर आना स्टार्ट हो जाता है और इस ब्लड वेसल्स के अंदर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और ये हमारे हार्ट के ऊपर एक्स्ट्रा लोड क्रिएट करते हैं। सबसे लास्ट में आता है इसके नर्सिंग इंटरवेंशन। तो एज ए नर्स हमें मॉनिटर करना पड़ता है इनटेक आउटपुट चार्ट को, पल्मोनरी एडिमा, सीरम इलेक्ट्रोलाइट और ओस्मोलरिटी के साइन को वॉच करना होता है। अब जो मैनिटोल होता है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर क्रिस्टलाइज हो जाता है।
और ये क्रिस्टलाइज होकर हमारी आईवी लाइन को ब्लॉक भी कर सकता है। इसीलिए हम इस ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन किसके थ्रू करते हैं, फिल्टर निडल। ये फिल्टर निडल के अंदर क्या होता है, एक फिल्टर लगा होता है और ये फिल्टर जो क्रिस्टल्स होते हैं उनको फिल्टर कर देते हैं ताकि ड्रग का सेफ एडमिनिस्ट्रेशन हो सके और पेशेंट को कोई तकलीफ ना हो।